नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु 365 में। रोजाना की तरह आज हम लेकर आए राजस्थान के राजपूत राजवंश से संबंधित टॉपिक है, जो उसमें है आज डूंगरपुर के गोहिल वंश के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डूंगरपुर का गोहिल वंश है वह मेवाड़ के गोहिलों की शाखा का सामंत सिंह 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी 1170 ईस्वी के लगभग वागड़ देश में आया और एक छोटा सा राज्य स्थापित किया जिसकी राजधानी बड़ौदा थी। ठीक है, तो अब सामंत सिंह के बारे में देखते हैं। 1170 ईस्वी के लगभग में स्थापना मेवाड़ के गोहिलों की शाखा है, लेकिन 1170 ईस्वी के लगभग वागड़ में छोटा राज्य स्थापित किया, राजधानी बड़ौदा। अब निष्कासन देखें। गुजरात के भीमदेव द्वितीय ने वागड़ से निष्कासित किया, यानी सामंत सिंह को वागड़ से निष्कासित किया। और बड़ौदा है वह गोहिल वंशीय विजयपाल को दे दिया। अब तराइन के युद्ध देखें तो पृथ्वीराज तृतीय के सहयोगी के रूप में तराइन के युद्ध में भाग लिया सामंत सिंह ने और वह वीरगति को प्राप्त हुआ। उत्तराधिकारी की बात करें तो जयंत सिंह, इनका 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में सामंत सिंह के वंशज जयंत सिंह या जयत सिंह ने वागड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। ठीक है, 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में उन्होंने वागड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। अब जयत सिंह की बात करें, जयत सिंह का जो उत्तराधिकारी था वह सिंहड़देव, विजय सिंह और देवपाल थे, जो 13वीं शताब्दी सदी के हैं। ठीक है, तो जयत सिंह की बात करें, 13वीं सदी के प्रारंभ में वागड़ पर पुनः अधिकार स्थापित किया। इसके उत्तराधिकारी सिंहड़देव, विजय सिंह, देवपाल थे। इन्होंने भील और परमारों को परास्त कर वागड़ राज्य का विस्तार किया। इसके उत्तराधिकारी की बात करें तो इसका उत्तराधिकारी था वीर सिंह, 1286 से लेकर 1303 ईस्वी। इसका राज्याभिषेक वीर सिंह का राज्याभिषेक 1286 ईस्वी में हुआ था और देवपाल का उत्तराधिकारी था यह। इसके प्रमुख कार्य क्या है? युद्ध की बात करें तो डुंगरिया भील को परास्त किया था इसने और वागड़ राज्य का विस्तार किया था। इसके उत्तराधिकारी आगे कौन थे? 1303 से लेकर 1388 ईस्वी के मध्य बैचुंड, डूंगर सिंह और करम सिंह वागड़ के शासक बने। बैचुंड, डूंगर सिंह, करम सिंह की बात करें 1303 से लेकर 1388 ईस्वी की बात करें। इस समय में शासक थे बचुंड, डूंगर सिंह और करम सिंह। आहट से संबंध के कारण अहेड़िया कहलाए थे ये। इनका आहट से संबंध था, इसलिए ये अहेड़िया कहलाए। प्रमुख कार्य देखें तो डूंगर सिंह की बात करें तो डूंगर सिंह ने 1358 ईस्वी के लगभग डूंगरपुर की नींव रखी और राजधानी बड़ौदा से हटाकर डूंगरपुर ले गया। उसके बाद करम सिंह की बात करें तो डूंगरपुर के द्वार कानड़ पोल बनवाए। करम सिंह का उत्तराधिकारी कानड़ देव था, 1388 से 1398 ईस्वी था, जिसने डूंगरपुर के द्वार कानड़ पोल का आदि बनाकर उसे सुरक्षित किया। और कानड़ देव का जो उत्तराधिकारी था प्रताप सिंह था, 1398 से लेकर 1424 ईस्वी, पाता रावल के नाम से विख्यात था। अब आगे चलते हैं। प्रताप सिंह उत्तराधिकारी प्रताप सिंह के, करम सिंह का उत्तराधिकारी वो कानड़ पोल का, कानड़ देव का उत्तराधिकारी प्रताप सिंह की बात करें तो 1398 से लेकर 1424 ईस्वी, 1398 ईस्वी इसका राज्याभिषेक हुआ और पाता रावल के नाम से यह विख्यात था। निर्माण कार्य की बात करें तो पातेला तालाब और पातेला द्वार बनवाए थे इसने और प्रतापपुर नगर बसाया था। प्रताप सिंह का उत्तराधिकारी गोपीनाथ था, जिसका कार्यकाल था 1424 से लेकर 1447 ईस्वी।
गोपीनाथ की बात करें तो इसका कार्यकाल 1424 से 1447 ईस्वी। राजाभिषेक 1424 में हुआ। गुजरात आक्रमण की बात करें तो गोपीनाथ के समय गुजरात के शासक अहमद शाह ने वागड़ पर आक्रमण किया और गोपीनाथ को कर देने के लिए विवश किया। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार महाराणा कुंभा ने गोपीनाथ को गुजरात के आधिपत्य से मुक्त किया। ठीक है, गुजरात के आधिपत्य यानी गुजरात के अंडर में था, उससे वहां से मुक्त कर दिया। निर्माण कार्य की बात करें, निर्माण से पहले देखें कि इसने गोपीनाथ ने भीलों को दबाया था, यानी भीलों का इसने शोषण किया था, उनका विद्रोह था, उन्हें दबाया था। निर्माण की बात करें तो सोमनाथ मंदिर और गैप सागर तालाब डूंगरपुर बनवाया था इसने, डूंगरपुर में गैप सागर तालाब बनाया था इसने। इसका उत्तराधिकारी था वह सोमदेव था, सोमदास, 1447 से लेकर 1480 ईस्वी। सोमदास की बात करें तो इसका राज्याभिषेक हुआ 1447 ईस्वी में। युद्ध, इसके कार्य और युद्ध की बात करें तो युद्ध है इसमें बारिया और भीलों को परास्त कर कटारा के पहाड़ी भाग पर आधिपत्य स्थापित किया, लेकिन यह मालवा के महमूद खिलजी से पराजित हुआ और उसे कर के रूप में एक बड़ी धनराशि देनी पड़ी। इसके शासनकाल में डूंगरपुर में कई जैन एवं वैष्णव मंदिरों का निर्माण हुआ। उसके बाद है गंगादास। गंगादास 1480 से लेकर 1497 ईस्वी। राज्याभिषेक इसका 1480 में हुआ था। गांगेय या गांगा के नाम से प्रसिद्ध था यह। इसने भीलों के उपद्रव को शांत किया। डूंगरपुर के वनेश्वर शिलालेख के अनुसार इसने इड्र के शासक भाण को परास्त किया था। नेक्स्ट है उदय सिंह, 1497 से लेकर 1527 ईस्वी। राज्याभिषेक 1497 ईस्वी में। यह राणा सांगा के सहयोगी के रूप में खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी में सम्मिलित हुआ था और वीर गति को प्राप्त हुआ। इसका पुत्र जो जगमाल था वह घायल हुआ था, इसी युद्ध में घायल हुआ था। इसने वागड़ राज्य को दो भागों में विभाजित कर दिया। पश्चिमी भाग में अपने बड़े पुत्र पृथ्वीराज को और पूर्वी भाग छोटे पुत्र जगमाल को दे दिया। उदय सिंह के पश्चात पृथ्वीराज 1527 से लेकर 1549 ईस्वी गद्दी पर बैठा था। इसका उत्तराधिकारी पृथ्वीराज बैठा था गद्दी पर। उसके बाद पृथ्वीराज का बता ही दिया, 1527 से 1449 ईस्वी तक इसने शासन किया था। इसका उत्तराधिकारी आस्करण। आस्करण की बात करें तो 1549 से लेकर 1580 ईस्वी। राज्याभिषेक 1549 में हुआ। प्रमुख कार्य और युद्ध की बात करें तो 1577 ईस्वी में इसने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। 1578 ईस्वी में इसी कारण इसे मेवाड़ के प्रताप के आक्रमण का सामना करना पड़ा, महाराणा प्रताप के आक्रमण का सामना करना पड़ा। आस्करण मुगल सेना में रहकर कहीं लड़ने नहीं गया। यह मुगल सेना में जरूर था लेकिन युद्ध में कभी शामिल नहीं हुआ था। उसके बाद 1580 ईस्वी की बात करें तो बांसवाड़ा युद्ध में 1580 में शेष अमल का बांसवाड़ा राज्य से युद्ध हुआ, जिसमें डूंगरपुर को क्षति उठानी पड़ी। 1606 ईस्वी में महाराणा जगत सिंह 1606 में शेषमल का उत्तराधिकारी करम सिंह हुआ। अब रावल पुंजराज की बात करें तो 1609 से 1657 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा जगत सिंह के डूंगरपुर पर आक्रमण के दौरान पहाड़ों में चला गया था। यह मेवाड़ महाराणा ने जब डूंगरपुर पर आक्रमण किया तो यह पहाड़ों में चला गया जगत सिंह के आक्रमण। ठीक है। पुंजराज ने गैप सागर तालाब की पाल पर गोवर्धन नाथ का मंदिर बनवाया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं राम सिंह। राम सिंह की बात करें तो इसका शासनकाल है 1717 से लेकर 1728 ईस्वी। 1717 में शासक बना।
प्रमुख कार्य और युद्ध की बात करें तो संधियां 1717 में महाराणा संग्राम सिंह को सेना का खर्च देकर संधि की। उसके बाद 1728 में पेशवा बाजीराव प्रथम को खिराज देना स्वीकार किया। 1735 में पेशवा बाजीराव प्रथम डूंगरपुर आया और रावल शिव सिंह से 3 लाख रुपए वसूल किए। 1746 में बात करें तो मल्हार राव होलकर ने भी डूंगरपुर से काफी धन वसूल किया था। उसके बाद है फतेह सिंह 1790 से लेकर 1808 ईस्वी। 1790 में इसका राज्याभिषेक हुआ था। डूंगरपुर के प्राभव का काल था यह। 1794 व 1799 में महाराणा भीम सिंह को 3 लाख रुपए देकर संधि की थी। 1805 में दौलत राव सिंधिया के सेनाध्यक्ष सदाशिव राव को 2 लाख रुपए देकर मराठा घेरे से मुक्त किया। घेरे से मुक्त हुआ। और उसके बाद धन वसूली की बात करें, नागर ब्राह्मणों से जबरन धन वसूला जिससे वे डूंगरपुर छोड़कर चले गए। नेक्स्ट है जसवंत सिंह द्वितीय 1808 से लेकर 1845 ईस्वी। 1808 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ। आक्रमण की बात करें तो सिंधी खुदा दाद खां ने आक्रमण किया। जसवंत सिंह को भागना पड़ा। अंग्रेज संधि की बात करें तो 11 दिसंबर 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी सर जॉन मालकम से संधि हुई थी इसकी। शासन परिवर्तन देखें तो 1825 ईस्वी में अंग्रेजों ने दलपत सिंह और उदय सिंह को शासक बनाया। उदय सिंह की बात करें तो 1845 से लेकर 1898 ईस्वी। राज्याभिषेक 1845 ईस्वी में हुआ। सांवली ठाकुर का पुत्र था ये। शासन प्रबंध की बात करें तो नाबालिग होने के कारण 1858 ईस्वी के तक मुंशी सफदर हुसैन ने अंग्रेजों के निर्देशन में शासन किया। 1857 की क्रांति की बात करें तो नीमच की आंदोलनकारी सेना को रोकने में अंग्रेजों की सहायता की थी इसने। अंग्रेज नीतियां देखें तो गोद लेने की स्वीकृति प्राप्त की थी इसने। अंग्रेजों से गोद लेने की स्वीकृति प्राप्त की। सती और कन्यावध पर रोक लगाया। सती प्रथा और कन्यावध पर भी इसने रोक लगाया। जनगणना की बात करें तो डूंगरपुर में पहली जनगणना इसी के काल में हुई थी। दिल्ली दरबार की बात करें तो लॉर्ड लिटन के दरबार में धर्म यात्रा के कारण अनुपस्थित रहा था यह। इसका उत्तराधिकारी विजय सिंह। अब विजय सिंह की बात करें तो 1898 से लेकर 1918 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। 1898 में इसका जब राज्याभिषेक हुआ तो यह नाबालिग होने के कारण रीजेंसी काउंसिल ने कार्यभार संभाला। शासनाधिकार देखें तो 1909 में से शासनाधिकार प्राप्त हुआ। प्रमुख कार्य इसके क्या? आधुनिकीकरण की बात करें तो डूंगरपुर का आधुनिकीकरण किया था इसने। शिक्षा की बात करें तो इसने मेयो कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की थी इसने। बैंक की बात करें तो जनता को कर्ज देने के लिए राम लक्ष्मण बैंक खोला। 1911 के दिल्ली दरबार में भाग लिया। विजय सिंह ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए 10,000 रुपए दिए और उसके शिलान्यास में मौजूद था यह। इसके उत्तराधिकारी की बात करें तो लक्ष्मण सिंह की बात करते हैं। लक्ष्मण सिंह का कार्यकाल 1918 से लेकर 1948 ईस्वी। राज्याभिषेक 1918 में हुआ। डूंगरपुर के गोहिल वंश का अंतिम शासक था। इसकी शिक्षा की लक्ष्मण सिंह की शिक्षा की बात करें तो इसने मेयो कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की थी। राजनीतिक योगदान की बात करें तो नरेंद्र मंडल की स्थायी समिति का 20 वर्ष तक सदस्य रहा था यह। क्रिप्स से मिलने हेतु नरेंद्र मंडल की समिति का सदस्य था यह।
जो क्रिप्स से मिलने हेतु नरेंद्र मंडल द्वारा गठित समिति थी उसका यह सदस्य था लक्ष्मण सिंह। और भारतीय संविधान सभा का भी सदस्य था तथा संयुक्त राजस्थान का उप राज प्रमुख भी रहा था। यह इसे बनाया गया था। इसका डूंगरपुर का शासक के रूप में इसका लक्ष्मण सिंह का अंत हुआ। राजस्थान एकीकरण में इसने योगदान दिया था। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो डूंगरपुर के गोहिल वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है सामंत सिंह ने। डूंगरपुर नगर की नींव कब और किसने रखी थी? तो 1358 ईस्वी में डूंगर सिंह ने रखी थी। पातेला तालाब और पातेला द्वार किसने बनवाया था? तो इसका आंसर है प्रताप सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपीनाथ को गुजरात के आधिपत्य से किसने मुक्त कराया? तो इसका आंसर है महाराणा कुंभा ने। सोमदास ने किस क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित किया? तो इसका आंसर है कटारा। गंगादास ने वेणेश्वर शिलालेख के अनुसार किसे परास्त किया? तो इसका आंसर है इड्र के भाण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय सिंह 1497 से लेकर 1527 ईस्वी ने खानवा युद्ध में किसके साथ भाग लिया था? तो इसका आंसर है राणा सांगा के साथ में। आस्करण ने कब मुगल अधीनता स्वीकार की थी? तो इसका आंसर है 1577 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुंजराज ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर है गोवर्धन नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। और लास्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण सिंह इनमें से किसके सदस्य थे? तो इसका आंसर है भारतीय संविधान सभा के और नरेंद्र मंडल के सदस्य थे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, जो टॉपिक हमारा बांसवाड़ा का गोहिल वंश के। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, सीखते रहें। जय हिंद, जय भारत।